Hello everyone, I am your business studies mentor. Welcome you all once again on my platform जिसका नाम है Easly। और आज Easly में उदय बैच की शुरुआत हो चुकी है जैसे कि आपको पता है, और उसी उदय बैच की आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज नेम इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी आज ये चैप्टर हो रहा है बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? सबसे पहले हम जानने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन वेरियस एंटरप्राइज। यानी जो हमारा बिजनेस होते हैं, जितने भी बिजनेस आप देखते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, या कोऑपरेटिव साइट हो सकता है। तो लेकिन उनको किन किन सेक्टर में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऑल द बिजनेस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स। वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बिजनेस भी हो सकते हैं, या जॉइंट सेक्टर भी हो सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इन वेरियस एंटरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज की, तो किसी भी बिजनेस को हम तीन सेक्टर्स के अंदर रख सकते हैं। वो पहला सेक्टर है आपका, पहला सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। यानी वो बिजनेस क्या हो सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं। वो बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आ सकते हैं। और तीसरी टाइप जो होगी वो होगी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। लेकिन इन सब का मतलब क्या है? चलिए, क्योंकि आप 11th क्लास में आए तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मींस द बिजनेस व्हिच इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जिसमें जितने भी बिजनेस होते हैं वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं। यानी उसके अंदर जो मैनेज किया जाएगा और उनको जो कंट्रोल किया जाएगा वो कौन करेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे। यानी इंडिविजुअल्स के हाथ में होगा सब कुछ कि वो उसको डील करें, उसको रन करें, उसको मैनेज करें और उसको कंट्रोल करें। तो ऐसे बिजनेस यूनिट जिनका मैनेजमेंट, जिनका कंट्रोल किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। वो बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? उन सारे बिजनेस को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। अब प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का मोटो क्या होता है? इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। यहां पे जो मोटिव होगा बच्चों वो होगा अर्निंग प्रॉफिट। यानी मोटिव जो होगा यहां पे अर्निंग प्रॉफिट होता है। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट। अब यहां पे सवाल ये आता है कौन कौन सी हिंदुस्तान में ऐसी फर्म्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती है। जैसे कि आपने सुना होगा रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस नाम सबसे बड़ा ग्रुप है, वो क्या है? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का पार्ट है। इसके अलावा आपने सुना होगा टाटा स्टील या टाटा का ग्रुप। टाटा भी क्या है? एक हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। इसके अलावा आपने सुना होगा बिरला ग्रुप। तो बिरला भी क्या है? एक आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज means those enterprise which is managed and controlled by an individuals or group of individuals which generally work for earning profit। यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए जनरली वो काम करते हैं, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री, लाइक टाटा ग्रुप और बिरला ग्रुप। ये सब क्या हो गए? आपके हो गए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की, वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज? यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मींस दोज सेक्टर्स और दोज एंटरप्राइजेस व्हिच इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। यानी इसको मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट में दोनों टाइप की गवर्नमेंट हो गई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी कोई भी गवर्नमेंट जब किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को मैनेज और कंट्रोल करती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आपको पता है जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAIL। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काम कौन करती है? इसका जो ओनर है, इसका जो मैनेजमेंट है किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। अब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी के भी हाथ में हो, ऐसी इंटरप्राइजेस को हम बोलते हैं जनरली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और मेन थिंग इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जनरली प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम नहीं करते, बल्कि ये किसके लिए काम करते हैं, ये करते हैं सर्विस मोटिव के लिए। ऑल्दो इनका प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा जरूरी है क्योंकि हर कोई चाहता है नॉमिनल प्रॉफिट कमाना, लेकिन मेन मोटो जो होता है, इनका मोटिव होता है, वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को। ठीक है, इसके अलावा आती है थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्राइज, वो होती है आपकी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। यानी जॉइंट सेक्टर में अब ये जो एंटरप्राइज है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यानी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज मींस दोज एंटरप्राइजेस व्हिच इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय बोथ, दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एज वेल एज द गवर्नमेंट एंटरप्राइज। यानी जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हाथ मिलाते हैं, ज्वाइन हैंड करते हैं और किसी कंपनी को चलाते हैं, किसी सेक्टर को चलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जैसे कि इन केस ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड, नाम तो सुना होगा, सबने ही ड्राइव किया कहीं ना कहीं मारुति से, और कहीं ना कहीं आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो है मारुति उद्योग का। तो मारुति उद्योग क्या है, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी कैपिटल है एज वेल एज गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी इंटरप्राइजेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। यानी कोई भी बिजनेस होगा या तो वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में होगा, या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइज का पार्ट होगा, या फिर जॉइंट सेक्टर का पार्ट होगा। यानी जितने भी बिजनेस होंगे बच्चों, वो तीन ही सेक्टर के अंदर आएंगे। ये तो आप सेक्टर समझ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, और नेक्स्ट पार्ट है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। तो अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है आपका पार्टनरशिप, तीसरा है आपका कंपनी, चौथा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और लास्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज क्लासिफाइड इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, इसके फीचर्स एंड एडवांटेज। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसके एडवांटेज क्या हैं, क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो अगर मैं देखें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग समझने की बात करें, सोल का मतलब होता है सिंगल, सोल का मतलब होता है सिंगल, और ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। ठीक है, यानी ओनर, यानी एक ऐसा बिजनेस जिसका एक सिंगल ओनर होता है, उन सारे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। यानी आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा अपनी सोसाइटी में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारे स्टोर भी हो सकते हैं, जहां पे क्या है, डे एंड नाइट सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ है, वही सारे बिजनेस को कर रहा है, वही उसका करता धरता है, वही उसका मार्केटिंग भी करता है, वही उसका अकाउंट भी देखता है, वही कस्टमर से इंटरेक्ट भी करता है। तो ऐसे बिजनेस को जिसके अंदर सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है और वही सारी चीजें करता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ओनर हो, सिंगल ओनर हो। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर डेफिनेशन की बात करें, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल्स। यानी वो बिजनेस जो ओन्ड हो, जो इसको ओन कर रहा हो, जिसको मैनेज किया जा रहा हो और जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो, किसके थ्रू, सिर्फ सिंगल पर्सन के थ्रू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो एक सिंगल पर्सन द्वारा। ठीक है,
उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? उस बिजनेस को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक बिजनेस विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल ओनरशिप हो, वो राजा होता है, वो जब चाहेगा बिजनेस करेगा, जब चाहेगा अपना काम करेगा और इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले पाएगा, जो अभी हम जानने वाले हैं उसके फीचर्स और एडवांटेज में। तो अब यहां पे क्या होता है ओवरऑल, जब वो सिंगल ओन कर रहा है, सिंगल क्या कर रहा है, सिंगली मैनेज कर रहा है, सिंगली कंट्रोल कर रहा है, तो ही रिसीव ऑल द प्रॉफिट, यानी जो ओनर है ही रिसीव ऑल प्रॉफिट, उसी को सारा प्रॉफिट रिसीव होगा। ठीक है, ही रिसीव एंड ऑल्सो ही बियर ऑल लॉसेस, यानी जितना भी लॉस होगा वही उसको इंडिपेंडेंटली बियर भी करेगा, यानी उसी का फायदा होगा सारा और उसी का सारा लॉस है, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने आप में ही क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है। मोटिवेशन की बात आई है तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए बच्चों मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, कॉन्फिडेंस लाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। थोड़े थोड़े छोटे छोटे परिवर्तन करिए अपने अंदर और आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यानी अपने अंदर परिवर्तन करते रहना चाहिए एज पर दी सिचुएशन। जब आप अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो आपकी क्या है, स्किल्स डेवलप होंगी और स्किल डेवलप होंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी उसी का और लॉस भी इसी का, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ये पॉइंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल फीचर्स की, यानी व्हाट आर दी वेरियस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अगर मैं फीचर्स की बात करें, यानी कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप को अलग बनाती है, कौन कौन से फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फीचर्स है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनता है और इसको बंद करने का तरीका क्या है। तो अगर मैं फॉर्मेशन की बात से शुरू करें, इजी टू स्टार्ट, यानी इसको क्या होता है, स्टार्ट करना आसान है। स्टार्ट करना इन द सेंस कि यहां पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि कोई भी बिजनेस अगर आप खोलते हैं तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते होंगे मोहल्ले में कभी कभी क्या होता है, एक दुकान खुल गई, कुछ दिन वो चल रही है, फिर वो गायब हो गई वहां से, तो वो क्या है, वहां पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, वहां पे जब चाहे वो फॉर्मेशन हो सकता है, यानी बिजनेस खुल सकता है और जब चाहे वो उसकी मर्जी है वो बंद करके जा सकता है। तो नो लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, कैन इजीली बी डिसॉल्व, इसके अलावा आसानी से वो डिसॉल्व भी किया जा सकता है, क्योंकि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं है कि आपको अगर बंद करना है तो आपको क्रेडिटर का पेमेंट करके जाना है, ऐसा नहीं है। वो जब चाहे अपने बिजनेस को बंद करे और जब चाहे उसको खोल सकता है विदाउट एनी टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी का झंझट इसमें नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें लायबिलिटी का मतलब है उधारी, यानी जब भी हमारा बिजनेस सेटअप होता है तो हमारे ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाती है। अब इन केस ऑफ अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो किस टाइप की होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन द सेंस कि जो उधार है, जो भी कोई से अगर हमारे बिजनेस ने किसी से ले रखा है, रॉ मटेरियल हमने लिया अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो अनलिमिटेड तक जा सकता है। अनलिमिटेड का मतलब यानी सारे पेमेंट जो होंगे, ऑल दी डेट, जितने भी डेट होंगे वो किसको बियर करना पड़ेंगे, वो उसके ओनर को बियर करना पड़ेंगे। यानी सारे उधारों की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, सोल प्रोप्राइटर पे होती है, यानी उस बिजनेस के ओनर पे होती है। क्योंकि भैया जनता किससे मांगेगी, सोल प्रोप्राइटरशिप में वही ओनर है तो उसी के पास आएगी, मेरा उधार दे, यानी ऑल टाइप ऑफ डेट मस्ट बी बियर्ड बाय द ओनर, यानी सारे जो डेट हैं उसको बियर करेगा उसका ओनर। तो यानी यहां लायबिलिटी किस टाइप की हो गई, अनलिमिटेड हो गई। इसके बाद हम करें रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसीव। अब रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसीव में क्या है, रिस्क कौन बियर करेगा, रिस्क भी भैया कौन बियर करता है, यहां पे उसका ओनर बियर करता है। और ओनर कौन है, ओनर ही को हम क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर, यानी इसका जो सोल प्रोप्राइटर है वो सारे रिस्क को बियर करेगा, यानी सारा जितनी भी रिस्क बिजनेस में
आएंगे उसकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ओनर की होगी, यानी ओनर ही जिम्मेदार है किसी भी बिजनेस को रिस्क बियर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो सिंगली रिस्क को बियर कर रहा है तो प्रॉफिट भी उसी का होगा, यानी ही इज द ओनली वन टू रिसीव ऑल द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब का सब किसको जाएगा? ओनर को जाएगा, क्योंकि भैया यहां पे कोई शेयरिंग नहीं हो रही। जब वो रिस्क को शेयर नहीं कर रहा तो प्रॉफिट को भी शेयर नहीं करेगा, यानी सारा रिस्क उसने लिया है तो सारा प्रॉफिट भी उसी को मिलेगा, यानी सिंगल रिस्क बियरर एंड सिंगल प्रॉफिट रिसीवर होता है अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे फीचर्स की, व्हाट आर दी अदर फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, उसमें आता है एक इंपॉर्टेंट फीचर्स कंट्रोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें कंट्रोल क्या होता है? शेयर्ड होता है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करें जो अभी आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, यानी कंट्रोल क्या है? सब लोग मिलके करते हैं। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है कि यहां पे सारे डिसीजन लेने का अधिकार राइट किसके पास होता है? ओनर के पास होता है, यानी जितने भी डिसीजंस हैं ऑल द डिसीजन इज टेकन और टेकन by the owner or sole proprietor independently without discussing with anyone। किसी से डिस्कशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया वही ओनर है तो वो डिस्कशन नहीं करेगा। उसे जो सही लगेगा, उसे जो अच्छा लगेगा, वो डिसीजन वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है, यानी इसमें डिसीजन सारे ओनर ही लेता है। क्रिएट एंड इंप्लीमेंट प्लान, इसके अलावा जितने भी प्लान होंगे रिलेटेड टू द बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्लान होंगे, यानी जितनी भी वो सोच रहा है कि इसकी मुझे मार्केटिंग ऐसी करनी चाहिए, मुझे इसका रॉ मटेरियल इस पार्टी से खरीदना चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट में क्या इनोवेटिव चीजें करना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेगा? ये सारे प्लान एंड पॉलिसी कौन क्रिएट करेगा? वो सिर्फ ओनर ही क्रिएट करता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर, और इंपॉर्टेंट चीज जब ऐसा करता है तो भैया किसी की इंटरफेरेंस की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहां पे भैया आजाद बंदा होता है, अपना मन मस्ती से डिसीजन लेता है और बच्चों इसके अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती। यानी अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा बिजनेस करना जिसमें किसी की इंटरफेरेंस ना हो, आपका ही दिमाग यूज हो, तो आई विल सजेस्ट आप जाइए सोल प्रोप्राइटरशिप में। आपको लगता है आपके अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं तो यू विल ओपन, you can start sole proprietorship as your business। इसके बाद अगर हम बात करें no separate entity की, तो another features of sole proprietorship is no separate entity। no separate entity in the sense कि यहां पे ओनर और बिजनेस में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है। no distinction between the firm and the proprietor। यानी अगर आपके बिजनेस का नाम मान लिए आप हैं रोहन और आपने अपने बिजनेस का नाम रखा मान लिए शान कंस्ट्रक्शन, तो यहां पे दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सब कुछ करना, लेकिन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करते हैं, रोहन हो चाहे वो कंपनी हो, दोनों ही एक ही कंसीडर किए जाएंगे, यानी उनमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा। सोल प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस इज कंसीडर एज वन, देयर इज नो डिस्टिंक्शन और देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, यानी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, दोनों को एक ही हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद आता है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस फीचर्स में, ये ड्रॉबैक भी हो सकती है, यानी वो है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज नॉट वेरी मच कॉन्टिन्यूअस, यानी बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूअस चलेगा इसकी ज्यादा श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन बच्चों हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है उसकी
उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है उसकी इंसॉल्वेंसी हो जाए। इन सारे केसेस में क्या होगा, क्योंकि वो सिंगल ही देखता है तो भैया उस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा। यानी उसकी कंटिन्यूटी क्या होती है, थोड़ी उस पर सस्पेंस होता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी यहां पे सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि पार्टनरशिप में भी एक पार्टनर की तबीयत खराब है तो दूसरा आ जाएगा, एक पार्टनर की डेथ हो गई तो दूसरा पार्टनर उसको मैनेज कर लेगा, चला लेगा। लेकिन इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप उसकी कंटिन्यूटी वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी जब हमारा सोल प्रोप्राइटर यानी उसका ओनर की डेथ हो गई, एलिमेंट हो गया या वो इंसॉल्वेंट हो गया, मे लीड टू क्लोजर, जिससे बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो दीज आर दी वेरियस फीचर्स। आई एम श्योर कि आपको ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, किस चीज की, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या फायदे हैं, क्या मेरिट्स हैं ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। तो अगर मैं फायदे या मेरिट्स की बात करें तो दीज मेरिट्स और एडवांटेज आर, पहला है इसके अंदर क्विक डिसीजन मेकिंग। अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज सिंगल सो ही इज सपोज टू टेक डिसीजन वेरी रैपिड, यानी बहुत तेजी से अपना बिजनेस के डिसीजन ले सकता है। देयर इज नो नीड टू डिस्कस his decision with any other party, क्योंकि दूसरे कुछ है ही नहीं उसके पास। वो क्या है, अपने आप में आजाद है, और अपने आप में जब आजाद होता है इंसान तो अपने फैसले खुद ही लेता है। तो यहां पे क्या है, अपने फैसले खुद लेने का पूरा हक होता है। यानी अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे डिसीजन कौन लेगा, वो लेगा उसका ओनर, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, सोल ओनर भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। जो उसका सोल ओनर होगा, सिंगल ओनर है, वो ही उसके डिसीजन ले रहा है। उसको किसी से डिस्कशन, किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। यानी बहुत से लोग होते हैं सिर्फ अपनी ईगो में रहते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, तो उन्हें प्रीफर किया जाएगा भैया सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो, क्योंकि आपको ही अपने डिसीजन लेने, और फिर वो बाद में रिग्रेट भी नहीं करेगा। भैया अगर उसका डिसीजन सही है तो वेल एंड गुड, अगर खराब भी है उसका डिसीजन तो वो बाद में रिग्रेट नहीं करेगा। वो सोचेगा अरे इसकी मानी थी, इसकी वजह से मेरा ये बिजनेस में लॉस हो गया। खुद लेगा तो भैया वो सोचेगा मेरा डिसीजन था, आज लॉस हुआ है, कल मेरा फिर डिसीजन सही होगा और मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। यानी एक टाइप का उसको चांस देता है कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग कर सके, क्योंकि उसमें कोई डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी मेरिट मुझे लगती है इस बिजनेस में, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि अगर मैं दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को देखूं, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहां पे कॉन्फिडेंटलिटी जो है, कॉन्फिडेंटलिटी मींस जो उसमें सीक्रेसी है वो कहीं ना कहीं शेयर करना पड़ती है। यानी ऐसे डिसीजन लेना है आपको जो बहुत ही सेंसिटिव डिसीजन है पूरी कंपनी के लिए, तो वहां अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, वहां पे शेयर करेंगे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और अगर पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर से, बट नॉट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। सोल प्रोप्राइटर कोई दिमाग में ही होगा वो सब कुछ, और अगर वो बहुत सेंसिटिव चीज है उसके बिजनेस के लिए तो जाहिर सी बात है वो किसी से शेयर ही नहीं करेगा। यानी सबसे ज्यादा सीक्रेसी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी किस बिजनेस में होती है, वो होती है सिर्फ एंड सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप में। क्योंकि सिंगल ओनर है, उसे लगता है कि वो इसको शेयर करे अपनी वाइफ से घर में तो वो करेगा, अदरवाइज अगर उसे लगता है कि फैमिली में भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस चीज को तो वो नहीं करेगा। यानी सारी चीजें उसके दिमाग में ही रहेंगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी किस बिजनेस में हो गई, वो हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप में। इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट इंसेंटिव मींस जो भी इंसेंटिव मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, जो कुछ भी बिजनेस से मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स इंक्रीज, ठीक है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, या इन टर्म्स ऑफ कस्टमर इंक्रीज, जो भी इंसेंटिव बिजनेस को हो रहे हैं वो सारे इंसेंटिव हो सकते हैं बच्चों, चाहे आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रही है, वो डायरेक्टली किसको जाएगी, वो सारा क्रेडिट जाता है सोल प्रोप्राइटर्स को। यानी वो वहां पे देख रहा है उसके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो सब किसके लिए हो रहा है,
वो सब हो रहा है बच्चों उस पार्टनर्स जो बिजनेस को स्टार्ट किया है, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। यानी वो ग्रोथ को खुद फील कर सकता है और वो उस केस में उसको फिर शेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उसे लगेगा मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसमें अच्छे इंसेंटिव आ रहे हैं, तो फिर वो और मेहनत करने लगता है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो और मेहनत करने लगता है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव उसी ओनर ही को जाते हैं जो हमारा उसका सोल प्रोप्राइटर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट एडवांटेज इज जो कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था, वो है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज वेरी मच important thing is that it is easy to form as well as easy to close। यानी यहां पे बिजनेस को फॉर्म करना भी आसान है और बिजनेस को डिसॉल्व करना भी आसान है। जब चाहें आप फॉर्मेशन कर सकते हैं विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज नो। तो इसी के साथ आप क्लोजर जब बिजनेस का करते हैं तो उसमें भी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जो मुझे इस बिजनेस में अच्छी लगती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करते हैं, तो वहां पे एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को आपको फॉलो करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज फ्लेक्सिबल। ओनर इज फ्लेक्सिबल कि वो बिजनेस में कब जा रहा है, कब बिजनेस को कर रहा है, तो एक टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सोल प्रोप्राइटरशिप अपने ओनर के लिए। वो अपने मन से, अपने हिसाब से, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को रन कर सकता है। ठीक है। और लास्टली हमारा है इसके अंदर जो एडवांटेज, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। और जब हम चीजें अचीव कर लेते हैं, यानी जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमने स्टार्ट किया, जैसे कि आपने सुना होगा किसका, MBA चाय वाला, क्या था वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसने चलाया बिजनेस और उसका बिजनेस पूरे इंडिया में फैल गया। तो उसे क्या होगा, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट अचीव होगा, यानी उसे खुशी होगी कि यार मैंने वो ड्रीम पा लिया जिसके लिए मैंने बिजनेस खोला था। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आप अपने एकम्प्लिशमेंट जब करते हैं तो उससे आपको एक अलग ही फीलिंग और एक अलग ही हैप्पीनेस मिलती है। यानी आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट अचीव होगा जब आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को बहुत ही ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी उसका क्रेडिट सिर्फ आप ही को जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे होंगे तो आप कह सकते हैं कि भैया सारे पार्टनर की मेहनत है, लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चल गया तो बच्चों उसका क्रेडिट आप फील करेंगे कि सिर्फ मेरी मेहनत है, ये सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से ही मिला है। यानी सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का जो क्रेडिट है वो सिर्फ एंड सिर्फ उसी सिंगल ओनर ही को मिलता है। तो यानी ये सबसे ज्यादा एकम्प्लिशमेंट प्रोवाइड करता है अपने ओनर को, यानी सोल प्रोप्राइटर्स को। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस क्लास। आई एम श्योर आज की क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एज वेल एज सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फीचर्स एंड एडवांटेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा। जब तक के लिए अपना अच्छे से रखिए ख्याल। टिल देन टेक केयर, बाय।